सीधी बात करते हैं सर। एक कहावत होती है, टेढ़ी उंगली से अगर घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल लेना। और जेईई के एग्जाम के अंदर काफी सारे ऐसे सवाल आते हैं। देखो, हर साल सवाल एक तो सबसे पहले ही समझने की जरूरत है कि होने के लिए ही बनाया गया है। बहुत ही कम ऐसे सवाल होते हैं जो कि टॉप 1% बच्चे कर पाते होंगे, पर 99% सवाल सब उसी टाइम फ्रेम में, टाइम लिमिट में होने चाहिए। आपके आपका थॉट प्रोसेस तो कम से कम ये होना चाहिए कि हाँ, सब सवाल होने के लिए बने। कभी-कभी ऐसा होता है, विद एक्सपीरियंस एनालिसिस बेटर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप सवाल पढ़कर, एक तो तरीका होता है कि आप उसका कन्वेंशनल तरीका है, उसको ऐसे जमाइए, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये गिवन चीज़ें हैं, ये टू फाइंड चीज़ें हैं और बीच में एक ब्रिज बनेगा जो कि आपको गिवन से जो फाइंड करना है उस तक ले जाएगा। वो कन्वेंशनल तरीका है, सारे टीचर उसी तरीके से बताते हैं कि उसको स्प्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, अच्छा ये चीज़ है, ये फॉर्मूला लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस कभी-कभी ऐसे बने होते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से मैनेज होती हैं क्वेश्चन में कि आप खटाक से देखते ही बता सकते हो। और ऐसा कई बार होता है जब आप फिजिक्स के अंदर काम कर रहे होते हो और सर हमारे साथ हैं, तो सर मैं सर से चाहूंगा इस चीज पे इंसाइट, क्योंकि बच्चों को सर आप ये चीज अगर कलाकारी आप सिखाओगे जिसको आप देखकर ही सवाल को तोड़ देते हो, तो बेसिकली मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ इस वीडियो का। हमने 3 सवाल उठाए डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के, और मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया जो कन्वेंशनल तरीका, जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है। सर उसको तोड़ देंगे 2 सेकंड के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप वो कला सीखो, वो पारखी नजर को थोड़ा सा अपने आप में डेवलप करो, ताकि आप जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करो। बताएं सर। रेहान, एक्चुअली फंडामेंटल बात यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जेई फिजिक्स की तैयारी करते हैं। आईटी, पहले मैं आईटी जेई के पेपर की बात करता हूँ। आईटी जेई का पेपर ऐसा आता है कि उसमें लगभग 50% जो क्वेश्चंस हैं, 50%, उन 50% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। आप उन सवालों को, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है तो आप जेई मेंस या जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में भी 50 से 60% पेपर के सवाल आप एक या दो लाइन या बिना लाइन लिखे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स लिए, वो उस तरह से एक तरीका होता है तुक्का मारना कि भाई दो बचे तुक्का मारना। आई एम नॉट सेइंग तुक्का मारना, आई एम नॉट सेइंग कि तुम गेस कर रहे हो। यू आर 100% श्योर व्हेन यू आर, आप जब आंसर मार्क कर रहे हैं तो आप सही है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप फिजिक्स को क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ना कि ज्यादा फिजिक्स के ज्ञानी बनने के लिए पढ़े। एक होता है फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखाने वाली चीज कि कौन सी चीजें क्या होती है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात ये क्लेम करता आया हूं, जब से मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि मैं एक फिजिक्स टीचर नहीं हूं। मैं आईआईटी जेई फिजिक्स ट्रेनर हूं और मैं अपने रोल को बहुत अच्छे से समझता हूं। और अगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस तरह से बच्चे पढ़ें, सिलेबस फिजिक्स का 60% रिड्यूस हो जाएगा और आउटपुट जो है वो 200% से ऊपर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। सिलेबस कम हो जाएगा, पर एक्चुअली क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप भाई अगर कम इंफॉर्मेशन से बढ़िया बातें करनी है आपको, तो आपको उन इंफॉर्मेशन की गहराई समझ में आनी पड़ेगी, उन इंफॉर्मेशन की बात समझ में आनी पड़ेगी। तो अगर हम ऐसे सवालों को इस तरह से, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी, तो 50% पेपर जे एडवांस का भी बच्चा बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकता है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे। जरूरी नहीं है कि कोई सही एकदम पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आंसर निकालो, आंसर सही निकालना इंपॉर्टेंट। तो मैं इस चीज पे एम्फसाइज करता हूँ। तो सर, इसी श्रृंखला में हमने 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स के सवाल लिए। पहले मैंने उसे किया बिल्कुल सिंपल, जैसे सब बच्चे उसको अप्रोच करते हैं। फिर सर ने मुझे बताया, मैंने सर को बुलाया कि सर देखो, ये 3 तरह के सवाल मैंने किए। मुझे पता है कि आप इनको तोड़ दोगे, मोड़ दोगे, इनको धोबी-पछाड़ खिला दोगे। तो फिर सर से हमने डिस्कस किया। जैसे सर, पहला सवाल हमने वर्क डन पे किया। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ क्वेश्चन जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं?
और ऑप्शन का डिडक्शन भी एक तरीका होता है, जो आप कई बार मैं देखता हूँ कि आप लगाते हैं। मैं आपने बिल्कुल जो जैसे कि वो चार्जेस वाला सवाल, जो वर्क डन वाला सवाल था। अगर आपके दिमाग में वर्क डन निकालने का अप्रोच ही नहीं है, तो आप उस सवाल को आसानी से नहीं कर ठीक सकते। है। मेरे को सवाल देखते ही समझ में आया कि जी ऑब्वियसली वर्क डन तभी होगा जब इन 2 पॉइंट्स के में पोटेंशियल डिफरेंस हो। इन अब फिर मुझे लगा कि दोनों पॉइंट सिमेट्रिकली रिंग्स में रखे हुए सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला रीजन चार्जेस का डिफरेंट होना है। बिल्कुल तो सही। जैसे मैंने कहा चार्जेस का डिफरेंट होना रीजन है, इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। तो देखा, जैसे ये सब मैं सवाल सॉल्व करने के लिए सोच रहा था। मैंने इसका आंसर मैं ऐसे नहीं सोच रहा था कि मैं ऑप्शन से क्रैक कर दूं सवाल। हुँ, मैं ऐसा चाहता भी नहीं कि बच्चा सोचे कि ऑप्शन से क्रैक कर दे। वो अपने फंडामेंटल्स उसके दिमाग में सवाल पढ़ते ही जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उठने चाहिए वो उठे। जैसे ही वो उठेंगे उसके बाद एक बार मेरी नज़र जैसे ही ऑप्शन में पड़ी, मुझे लगा अरे सवाल को सॉल्व करने के तरीके में ही ऑप्शन छुपा हुआ है। हुँ, सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? तो मैंने कहा ये बी या सी व्हाटएवर द आंसर इज दैट। बहुत सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं ये कभी इस चीज को एडवोकेट नहीं करता कि आप ऑप्शन देख के तुकबंदी लगाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप अपना प्रोसेस समझिए कि आप कैसे सवाल पर डील करें। तो आप जैसे ही आपको वो प्रोसेस दिखाई देगा, आपको उसके सारी चीजें वेरिएबल्स दिखने लगते हैं कि ये वेरिएबल यहां होगा, ये वेरिएबल यहां होगा। जैसे अगला सवाल था उसमें ऑप्शन जैसे जो हमने किया जिसमें दो चार्ज पार्टिकल पास आने वाले थे, या दो मासेस मास में। वाले जो हुँ, दो उनके हुँ। मासेस थे पास आने यहाँ वाले पर थे। हम देखेंगे अभी हाँ हाँ साथ ही में। हाँ। तो वो जो सवाल था, उस सवाल में मुझे लगा कि यार इनके सेपरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वही की काइनेटिक एनर्जी आएगी और इनके बाहरी फोर्स है। तो मेरे दिमाग में आया कि डी तो आना ही चाहिए। तो डी जब आना ही चाहिए तो डी दो ही ऑप्शन में था। मैंने कहा डी तो आएगा यार, सेपरेशन इंपॉर्टेंट है इनका। हुँ, ये फिजिक्स आनी चाहिए ना आपको कि बिल्कुल। सेपरेशन इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि हुँ, इसी सेपरेशन के बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड हो रही है। और जब आपने कहा कि ये सेपरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिर आपने कहा कि मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। इन दो चीजों को लगा के मैं सवाल सॉल्व करूंगा। मैंने ऑप्शन से बाद में सोच ऑप्शन में नहीं घुसता। मैंने कहा इन दो चीजों को लगा के मैं सवाल सॉल्व करूंगा, तो देखा कि डी तो इसी में आ रहा है और मोमेंटम कंजर्वेशन इन दोनों में इसमें हो रहा है, तो आंसर हो गया। ये क्यों सॉल्व करूं? तो भाई सवाल उसने दिया है तो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। सवाल अगर सॉल्व करने के लिए दिया ये मैं प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शंस पहले पढ़कर उनको देखो कौन सा गलत कौन सा सही है। अगर आपके सवाल पढ़ने के बाद पहला अगर सवाल का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डेवलप नहीं हुआ है फिजिक्स में, तो ऑप्शन से भी कुछ नहीं कर सकते। और वो थॉट प्रोसेस तभी डेवलप हो सकता है बेटा, जब आपके पास सोचने की एनालाइज करने की शक्ति है। फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आईटी चाहिए एडवांस या नीट या मेंस के एग्जामिनेशन में सिर्फ एक अहमियत रखता है, वो दिमाग के एनालिटिकल पार्ट का टेस्ट है। और दिमाग के एनालिटिकल पार्ट का टेस्ट करने के लिए आपको एनालिसिस आनी ही चाहिए। कोई बोले खाना बनाने का टेस्ट है तो खाना बनाना आना चाहिए, तो वो एनालिटिकल फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट, मैं कोई नई रिसर्च नहीं बता रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है मेरी फिजिक्स का, क्योंकि मेरी फिजिक्स आईटी जेई फिजिक्स से लेने में मैं मेरा सिर्फ एक एम है कि जो बच्चा जिसका एम है वहां पर पहुंचना, आईटी जैसे कॉलेजेस में जो कि दुनिया में बेस्ट कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें उस एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाई करनी। तो दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। मैं क्या क्या जादू कर सकता हूं, मैं क्या फिजिक्स बता सकता हूं, तो मेरे को ये जरूर लगता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वो बढ़िया से काम कर सकते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एट राइट नाउ कि मैं फिजिक्स में, अभी इंटरेस्ट हो भी तो उसको दबाना पड़ेगा कि मैं फिजिसिस्ट बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा रिसर्च करना चाहता हूं। मेरे लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी टू सॉल्व क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ना कर पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कर पाऊंगा कि तुम्हें सोचना सिखा दूंगा। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। यही इसी तरीके से सर पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। 2 बातें जो मुझे आपकी बात सुन के रियलाइज़ हुई कि एक तो ये कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक का कोई धर्म-ईमान नहीं होता, कि भाई एक ट्रिक यूज़ कर ली, फिर उसको उस ट्रिक वो ट्रिक लगेगी कहाँ-कहाँ पर, वो याद करने के लिए तुम्हारे दिमाग में एक मेमोरी का ब्लॉक जो है वो रिज़र्व हो गया। तो ये ट्रिक नहीं है।
एनालिटिक्स, जैसे सर ने कहा कि एनालाइज कर रहे हो आप सिचुएशंस को, उनको आप मैनेज करके आंसर तक पहुंच रहे हो। दूसरी बात ये कि हर जगह भी ये काम नहीं आता कि अपन ऑप्शन डिडक्शन कर लें। जरूरी नहीं कि हर सवाल में कुछ ना कुछ अपन ऐसा ही ढूंढे कि जल्दी फास्ट हो जाए। कुछ सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। सर और पहली बात, मैं वही फिर से शायद उसका गलत कंफ्यूजन ना चला जाए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल करते समय ऑब्जेक्टिव ये था ही नहीं कि मैं इसे जल्दी कर दूं, या मेरा ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कि मैं ऑप्शन से क्रैक कर दूं। ये सोच ही आपको सोचना छुड़वा देगी अगर आप इस सोच के साथ इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। ये तो सोच, अगर आप में मेरी इस बात से ये सोच आ रही है कि ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल, मैं फिर से फेल होने वाला हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम आप निकले थे पत्थर तोड़ने, जो जल्दी टूट गया उनको जल्दी तोड़ दिया, हाँ, जिनमें समय लगा उनको समय लगाया। हाँ, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप सवाल को समझिए कि कैसे किया जा रहा है, फिर एक बार ऑप्शन देखिए, शायद उससे आपके जितना आपने एनालिसिस करके प्रोसेस डिजाइन किया है, जो आप अभी अगले 2 मिनट में सॉल्व करने वाले हैं, उन 2 मिनट में सॉल्व करने वालों में जो स्टेप्स है, उन्हीं की बात वहां लिखी हो सकती है। दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे। सवाल पढ़कर उसको करने का तरीका दिमाग में अगर आपके नहीं आया है, तो फिर इसका वो सवाल आपसे नहीं होगा। तुक जे एडवांस का। ऑन दैट नोट, एडवांस 2013 का एक सवाल था सर, जिसके अंदर में वर्क डन ऑन द पार्टिकल निकालना था, जिसमें एक फोर्स दिया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, हमने किया था। तो उस सवाल को जैसे आपने देखा, आपने बोला ये तो सेंट्रल फोर्स है, और फिर आपने उस तरीके से तोड़ा। तो मैं चाहता हूँ उस पे भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस तरीके से अब बच्चा इसमें माहिर हो सकता है। चलो ये तो रही, हमने एक प्रीमाइस रखा कि अच्छा आपको तो निकलना है सवाल करने के लिए, अगर सही तरीका मिलता है, छोटा तरीका मिलता है, आपको इतना चमकने लगता है, तो वो चमकने कब लगेगा? और जैसे इस लास्ट सवाल जो हम दिखा रहे हैं पीछे, पहले तो आप बच्चे सवाल देख लीजिए, तो ये आपने कैसे पकड़ा, मैं ये चाहता हूँ मैं आप बताएं। मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूं कि जनरली होता क्या है कि आज की डेट में भी अगर आपको रियल फिजिक्स से भी तरीका जो है, हम उसका रेप्लिकेट ही करते हैं। रियल फिजिक्स भी जो है, उसकी लैंग्वेज को हमने बनाया जिसका नाम है मैथ्स। ठीक है, आज की डेट में भी जब हम मैथ से एनालाइज करते हैं कि एन डायमेंशन हम फिजिकली तो एक्वायर नहीं कर रहे फिजिकली, पर हम बात करते हैं एंड वी कम अप विद सम क्वांटम थ्योरी, और ये सब बातें हम जो कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें मैथ से ही डिड्यूस हुई है कि मैथ से ये रिजल्ट ला रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल वॉचिंग है, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेन एवर जब हम सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं, पहली बार क्लास में जब मैं करता हूँ सेंट्रल फोर्स की बात, उसको मैं देखता हूँ कि इसको देखो, सेम चीज को इम्फेसाइज करता हूँ कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वो छाप छोड़ना बहुत जरूरी है। वो छाप छूटी हुई है, वो हमें लगता है कि ये सब इतनी बातें क्यों बता रहे, पर वो जो इस तरह लिखे रहते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वो छाप छूट जाती है। इस कैसे बच्चे हमेशा कई बार ऐसे पूछते हैं कि सर आपने ये कैसे सोचा, आप मैंने कैसे सोचा, इसका मतलब ये कि वो मेरी छापें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा दिख रही हैं, तुम्हारी थोड़ी धुंधली है, दिख तुम्हारी भी जाएंगी अगर थोड़ा सा उस पर फोकस करो। तो वो मैंने कोई सोचा नहीं, वो देखते ही लगा कि अरे ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो दिया हुआ है पॉइंट चार्ज के कारण। तो अब इतने बेसिकली मैथ इज अ लैंग्वेज, एंड आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो सॉल्व कर करके ही आएगी, बिल्कुल निकलेगी। बिल्कुल। और लैंग लैंग अगर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ही नहीं है, तो आप उस चीज के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी, यू हैव टू बी काम एट हार्ट। आपको बहुत खुश रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, देन ओनली दीज थॉट्स विल कम। इफ अगर आप भागते रहेंगे, आप और चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब स्टोइसिज्म जैसा फीलिंग आना चाहिए इसमें। बच्चों को स्टोइसिज्म नहीं पता होगा। हाँ, मैं बता देता हूँ कि धक्का मार बेसिकली फिजिक्स नहीं चलेगी कि फॉर्मूला रट लिया, वेरिएबल पे वैल्यू स्टफ करी, आंसर निकाल लिया। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पिन पॉइंट्स क्या हैं, इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इस कॉन्सेप्ट के कहाँ कहाँ से, जो साइकोलॉजी है एग्जामिनर की, जब आप बहुत अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो आपको ये भी दिखते हैं गैप्स कि ये यहाँ यहाँ फंसाया जा सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे जो पूछ सकता होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से। तो वो अगर आपने सारे कवर कर लिए पिन पॉइंट्स, तो आप जो है उस मतलब आप आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर्स बढ़ जाएगी। यही हमें करना है, यही हमारा धर्म है एज अ टीचर कि आप जब उस दिन एग्जाम के अंदर बैठे हो, तो आपके मैक्सिमम सवाल बने।
और अगर नहीं लग पा रहे तो हम कोई टीचर कहलाने के लायक ही नहीं है फिर तो। फिजिक्स पढ़ा लो कितनी, केमिस्ट्री पढ़ा लो। अभी हम बात कर रहे थे सर से, एसपी सर से, उनका भी यही था कि जब तक अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपने क्या पढ़ाया, बिल्कुल सही बात। और अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो फिर आपने कुछ भी पढ़ाया हो। बिल्कुल सही। भाई एट द एंड मेरा और आपका दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, जो अचीव कर सकते हैं वो अचीव करना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ बात करते हैं, ना कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि फिजिक्स के क्या मजे हैं या केमिस्ट्री के क्या मजे हैं या मैथ्स के क्या मजे हैं। प्यार हम करेंगे सिर्फ इतना सब्जेक्ट से कि मेरा ये काम निकल जाए। बी सेल्फिश इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन स्टडीज। सेल्फिश होना जरूरी है कि मेरा फायदा, जो मेरा गोल है वो मैं अचीव करने की दिशा में बढ़ रहा हूं के लिए बढ़ रहा हूं। बस इतनी ही बात हमें करनी थी। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय लाइफ। सायोनारा।